में जब इजराइल एक स्वतंत्र राष्ट्र बना, तब ईरान उन पहले मुस्लिम देशों में था जिसने इसे मान्यता दी। दोनों देशों के बीच व्यापार, कूटनीति और तकनीकी सहयोग चलता रहा। लेकिन 1969 में सब कुछ बदल गया। ईरान में इस्लामी क्रांति हुई और अमेरिका समर्थित शाह को हटाकर सत्ता में आए आयतुल्लाह खोमैनी। अब ईरान एक इस्लामी गणराज्य बन गया और इजराइल को इस्लाम का दुश्मन घोषित कर दिया गया। यहां से शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसे लोग शैडो वॉर यानी परछाइयों का युद्ध कहते हैं। न खुला युद्ध, न शांति, बल्कि गुप्त ऑपरेशंस, साइबर हमले, आतंकवाद और क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई। ईरान ने ऐसे संगठनों को समर्थन देना शुरू किया जो इजराइल के खिलाफ थे। सबसे ताकतवर संगठन बना हिजबुल्लाह, जो लेबनान में सक्रिय था और ईरान से हथियार व पैसे लेता था। इजराइल को अब सिर्फ अरब देशों से नहीं, बल्कि ईरान जैसे दूरस्थ देश से खतरा महसूस होने लगा, जो कट्टर विचारधारा और लंबी योजना के साथ काम कर रहा था। 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए। यह युद्ध अधूरा रह गया, लेकिन हिजबुल्लाह और मजबूत हो गया। इस दौरान ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को भी तेज किया, जिससे इजराइल और पश्चिमी देशों को आशंका होने लगी कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। अब संघर्ष खुली लड़ाई से हटकर गुप्त ऑपरेशनों में बदल गया। 2010 में एक साइबर वायरस स्टक्सनेट ने ईरान की परमाणु मशीनों को नष्ट कर दिया। माना जाता है कि इसके पीछे इजराइल और अमेरिका थे। 2010 से 2012 के बीच ईरान के कई परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या हुई। ईरान ने इसका दोष सीधे मोसाद, इजरायली खुफिया एजेंसी, पर लगाया। 2018 में इजरायली एजेंट्स ने तेहरान से गुप्त परमाणु दस्तावेज चुराए, जिन्हें प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने दुनिया के सामने उजागर किया। ईरान ने बदले में गजा, सीरिया, इराक और यमन में अपने सहयोगी संगठनों को मजबूत किया। सीरिया में 2011 में गृह युद्ध छिड़ा और ईरान ने राष्ट्रपति बशर अल असद का साथ देते हुए वहां सैन्य ठिकाने बनाने शुरू किए, इजराइल की सीमा के पास। इजराइल ने 2013 से लेकर 2023 तक सीरिया में 2000 से अधिक एयर स्ट्राइक्स किए, ईरानी हथियारों के काफिलों और अड्डों पर। ये हमले सीधे युद्ध नहीं कहे जा सकते, लेकिन ईरान को कमजोर करने के लिए काफी थे। 2020 में अमेरिका ने ईरान के सबसे ताकतवर जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया। इजराइल ने इसका स्वागत किया। 2021 और 2023 में गजा से हजारों रॉकेट इजराइल पर दागे गए, जिनके पीछे ईरान समर्थित हमास और इस्लामिक जिहाद थे। इजराइल ने जवाब में गजा पर भयानक बमबारी की, लेकिन युद्ध टलता रहा, जैसे कोई ज्वालामुखी फटने के इंतजार में हो। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर आश्चर्यजनक हमला कर दिया। 1012 से अधिक इजरायली मारे गए और सैकड़ों बंधक बना लिए गए। हमास ने खुलकर कहा कि उसे ईरान से हथियार, पैसे और ट्रेनिंग मिली। भले ही ईरान ने सीधा शामिल होने से इनकार किया, पर पूरी दुनिया ने लिंक देखा। इजराइल ने इसके जवाब में गजा पर पूर्ण युद्ध छेड़ दिया। 30,000 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें बड़ी संख्या में नागरिक शामिल थे। पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ गया। ईरान ने चेतावनी दी, अगर इजराइल ने और आगे बढ़ा तो हम जवाब देंगे। अप्रैल 2024 में इतिहास बना। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला कर दिया। इसमें 7 ईरानी सैन्य अधिकारी मारे गए। 13 अप्रैल को ईरान ने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलें इजराइल पर दागी। पहली बार खुला और सीधा हमला। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और जॉर्डन ने मिलकर इन हमलों को 90% से अधिक इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन दुनिया को संदेश मिल गया, अब यह सिर्फ छिपा युद्ध नहीं, बल्कि सीधा संघर्ष बन चुका है। कुछ दिन बाद इजराइल ने ईरान के इस्फहान क्षेत्र, न्यूक्लियर साइट के पास हमला किया, लेकिन दोनों देशों ने इसे कम बताया। अब 2025 में हालात बहुत नाजुक हैं। वर्तमान तथ्य, ईरान ने 90% से अधिक शुद्ध यूरेनियम तैयार कर लिया है, हथियार बनाने के करीब। इजराइल के पास परमाणु हथियार है, औपचारिक घोषणा नहीं। दोनों देश साइबर युद्ध, ड्रोन हमले और गुप्त ऑपरेशन कर रहे हैं। गजा, लेबनान, सीरिया, यमन और लाल सागर तनाव के केंद्र बने हुए हैं। अमेरिका, सऊदी अरब और अन्य देश पूरे युद्ध को रोकने की कोशिश में हैं। ये कहानी का अंत नहीं, बस एक अध्याय का समापन है। भविष्य में शांति समझौता, सीधा युद्ध या फिर एक लंबा तनाव, तीनों संभव है। पर यह स्पष्ट है कि ईरान इजराइल संघर्ष अब परछाइयों में नहीं, बल्कि सामने लगा जा रहा है। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए
हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें।